डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आपको फिनॉल बताया जा रहा था। तो एक्चुअली होता ऐसा है कि हम एलिफैटिक अल्कोहल्स के बारे में तो बहुत सारी बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं फिनॉल हमारा छूट जाता है। तो फिनॉल बताया गया, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रीवियस वीडियोज़ में बताए गए। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया जाए। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल देखिए, ऑफलाइन क्लासेज अगर चलती तो आपको फिनॉल लैब में है वो ज़रूर दिखाया जाता। एक्चुअली फिनॉल होता कैसा है, कलरलेस लिक्विड होता है, और अगर फ्रेश आता है या फिर फ्रेश फिनॉल रहता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो शो होती है। ऑफलाइन क्लासेज में ज़रूर दिखाया जाएगा व्हाट इज़ फिनॉल, क्या होता क्या है। कलरलेस होता है, लिक्विड्स और सॉलिड दोनों फॉर्म में रहता है। एक्चुअली थोड़ा सा जब पुराना हो जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म में आपका आ जाता है, वरना रहता तो है लिक्विड फॉर्म में। ओके, इसके पास क्या होता है, एक्चुअली जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में यही हम देखते हैं कि है कैसा, सॉलिड है कि लिक्विड है, कलर क्या है इसका, अडोर क्या है इसका। तो होता कैसा है, कलर के बारे में बात करेंगे तो रेड टिंट, एक्चुअली ये होता क्या है, टिंट मीन्स दिस वन इज़ येलो कलर, हल्के येलो कलर का होता है। एंड और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इसकी अडोर एक स्पेशली अडोर होती है, कार्बोनिक अडोर उसकी होती है। सी डबल बॉन्ड हुआ कार्बोनिल से फॉर्म हुआ है तो कार्बोनिक अडोर इसकी एक स्पेशल अडोर होती है, विच इज़ काज ए फिनॉल इटसेल्फ हाईली टॉक्सिक। कैसा होता है ये, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल आर हायर देन एलिफैटिक एल्कोहल्स, ये आपको जानना जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल आर हायर देन एलिफैटिक एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट्स। दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल रिलेटेड टू एल्कोहल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में बनती है, अभी दिखाया भी जाएगा कैसे बनती है। एल्कोहल्स में बनेगी, फिनॉल में बनेगी। पर फिनॉल में क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगी। तो इसीलिए जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इनकी हायर होगी। एक कंपेरेटिव स्टडी दिया गया है, फिनॉल है, फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 94 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 182। साइक्लोहेक्सेनॉल का, साइक्लोहेक्सेनॉल सिंपल, बीच में रिंग नहीं डालेंगे, सिंपली OH। ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, मॉलिक्यूलर वेट 100 और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 162। 1 हेक्सेनॉल की जब बात करेंगे तो 1 मीन्स, अब एलिफैटिक के बारे में बताया जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 102 और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 152। मीन्स ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इट विल बी इंक्रीजेस। एरोमेटिक का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपने ये भी पढ़ा है कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ओके, लेट अस सी अदर थिंग्स। The introduction of hydroxy group is already substituted aromatic, especially in the para position to methyl, halogen or nitrogen group produces a marked increase in the boiling point. The effect of nitrophenol is shown below. अच्छा, फिनॉल की भी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना 42, बॉइलिंग पॉइंट कितना 182। कंपेरेबल स्टडी है ये, नाइट्रोबेंजीन की 5.5 और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 210। स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा कि नाइट्रोबेंजीन मतलब क्या है, कि बेंजीन है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका NO2 लगा हुआ है, चाहे ऊपर लगा दीजिए। आर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका क्या होता है 45 to 17। एक्चुअली अभी आपसे डिस्कस किया जाएगा कि अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल, चलो देख लो पहले, मेटा नाइट्रोफिनॉल का कितना होता है, नियर अबाउट बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है 96, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में ही फाइंड आउट होता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल मेल्टिंग पॉइंट 114 एंड बॉइलिंग पॉइंट 245, 114। अब इसमें क्या पता चला हमको, इसमें ये पता चला, ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल मीन्स दिस वन OH और यहाँ पे क्या है आपका NO2, OH एंड NO2, पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू मेटा नाइट्रोफिनॉल।
मेटानाइट्रोफिनॉल में NO2 कहाँ पे लगा हुआ है? मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। और अगर आर्थोनाइट्रोफिनॉल से भी कंपेयर करें NO2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मीन्स सबसे मैक्सिमम किसका होगा? OH NO2 का होगा, देन किसका होगा? मेटानाइट्रोफिनॉल का होगा, देन आर्थोनाइट्रोफिनॉल का होगा। ओके, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो क्या होता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट वन, द ग्रेटर volatility of orthoisomers is due to intramolecular hydrogen bonding, whereas the higher boiling point of para-isomers is due to intermolecular hydrogen bonding. एक्चुअली दो होता है आपका, इंटर और इंट्रा। तो इंटर किस में होता है? देखो आपने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ा था इन 11, तो यहाँ आपको एग्जाम्पल भी बताया गया था। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि जो आपका फिनॉल है, फिनॉल, और यहाँ पे क्या होगा? O, और यहाँ पे क्या होगा? H। अब इसके साथ क्या है? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे वहाँ विजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ डॉट से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन O एंड H। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ क्या है? इंट्रामोलिकुलर है, एक में ही है। बट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है? यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका? पैरानाइट्रोफिनॉल, दिस वन पूरा पैरानाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट वन, और ये देखेंगे तो ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल का क्या है? आपका एक मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में इंटरमोलिकुलर, जब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होता है तो वहाँ पे क्या होता है आपका? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जब एक ही मॉलिक्यूल में होता है तो वहाँ पे क्या होता है? इंट्रा। अब ये क्या एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है? ये क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है। अच्छा, जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाटर के साथ भी जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। तो सॉल्युबिलिटी में भी जब देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल ही सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ, ये दिस वन इज़ वाटर, ये देखिए ये क्या है आपका? वाटर, HOH। तो वाटर के साथ भी ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। तो दिस वन इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। एक्चुअली अगर इनको बनाया जाता तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये। यू कैन सी, यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या है? जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बताई, लो सॉल्युबिलिटी एंड हायर वोलेटिलिटी ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज एबल टू इजीली सेपरेटेड फ्रॉम पैरानाइट्रोफिनॉल। एक्चुअली है क्या? जब ये स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है? अगर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के जो सबस्टेंस होते हैं, सपोज दैट कोई क्या हुआ, कोई आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही सेपरेट आउट हो गया, कोई क्या हो गया आपका 110 पे सेपरेट आउट हुआ। तो अगर डिफरेंस रहता है आर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल, सपोज दैट हमको एक ही कंपाउंड्स में या एक ही मिक्सचर में मिले हुए हैं, तो हमको सेपरेट कैसे करना है? तो अगर डिफरेंट अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट है, कोई दूसरे पे बॉयल हो जा रहा है, कोई डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो जा रहा है, तो वो क्या होता है? ईजिली सेपरेटेबल होता है, आराम से हम उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो होता है फ़र्क, वो आपका पड़ता है फ़र्क। नेक्स्ट वन, pKa वैल्यू। एक NCERT बुक में जब भी आप देखेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ उसको ज़रूर, उसको इग्नोर मत करिएगा। ये लिखा हुआ है, द ग्रेटर द pKa वैल्यू द वीकर द एसिड। अच्छा, अब हम कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी? हम इनकी प्रॉपर्टी देखें, एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है? कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा क्या होगा आपका? बेसिक होगा। तो अगर pKa वैल्यू ज़्यादा है तो वीकर एसिड होगा। तो pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है? इथेनॉल की है। यू कैन सी कि pKa वैल्यू कितनी है? ये 15.9। और ये है क्या आपका? एसिडिटी कांस्टेंट, मींस इसे हम क्या कहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ pKa के फॉर्म में कहते हैं एसिडिटी
कांस्टेंट को, तो जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना वीक एसिड होगा। तो अगर कंपेयर करते हैं पैराक्रिजोल की बात करते हैं तो इसका कितना होगा 10.2। जब किसकी मेटाक्रिजोल की बात करते हैं तो ये क्या होगा 10.1 होगा, और आर्थोक्रिजोल की बात करेंगे तो 10.2 होगा। देन फिनॉल की बात करेंगे तो 10, पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे तो 7.1, मेटानाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे तो 8.3 और आर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे तो 7.2 होता है। तो दिस वन इज़ कंपेरेटिवली स्टडी है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि एल्कोहल से ये क्या होता है, कम एसिडिक होता है कि ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इट विल बी million times more acidic than ethanol. It is million times more acidic than ethanol. ओके और अगर वाटर से कंपेयर करेंगे तो फिनॉल जो होता है वाटर से भी ऐसे ही कह सकते हैं कि वाटर से भी ज़्यादा क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। तो एल्कोहल से क्या होता है, इथेनॉल से जब कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अच्छा, इसका भी रीज़न है क्यों। सबसे पहले तो ये जानिए व्हाट इज़ फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, फिनॉल है आपका, जब भी H+ दे देता है, H+ जाएगा ही, OH है। भाई कोई चीज़ एसिड कब होती है, जब H+ दे दे तो वो एसिड होती है। तो यहाँ पे क्या है, H+ जितना ईजिली निकाल देगा, जितना ईजिली डोनेट कर देगा, वो क्या होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ इन फिनॉल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे O है और यहाँ पे H है। तो आप बताइए खुद, H ईजिली दे देगा ये, ऐसे यहाँ पे भी होता है, H क्या करता है, ये ईजिली दे देता है। तो ये क्या बनाया आपका, फिनॉक्साइड आयन बनाया। और अगर फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये एसिड होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और OH देता है। H निकल गया फिनॉक्साइड आयन और H+। अच्छा, स्टेबल तो होगा ही, क्यों, क्योंकि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ बार बार इसको बनाइएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले O कहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, O पे जो माइनस चार्ज है वो कहाँ आया, इस बॉन्ड पे आया। अब ये बॉन्ड कहाँ आया, यहाँ पे आया। अब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं दोनों आपस में, तो माइनस फिर से कहाँ गया, यहाँ पे गया। अब इसको क्या फिर से बॉन्ड को फिर से ब्रेकआउट होगा। मैंने आपको बताया है, ये मैंने बताया है कि अगर ऐसे है कोई बॉन्ड तो जब भी अटैक होगा तो इसको इस तरह से टूटना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इस तरह टूट के यहाँ पे माइनस आया। अब यहाँ पे जब माइनस आएगा तो देख रहे हैं माइनस को फिर से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बॉन्ड फिर से ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है, मीन्स कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, 1 2 3 एंड इट विल बी 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है। और फिनॉक्साइड आयन क्या कर रहा है, खुद को स्टेबल कर रहा है, या फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा कि एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। और एक और मेथड है, केमिकल मेथड जब बताया जाएगा तो उसमें भी बताया जाएगा आपको कि इथेनॉल और इसमें जब कंपेयर किया जाएगा, फिनॉल में, इथेनॉल और फिनॉल में जब भी कंपेयर किया जाएगा तो इथेनॉल जो होता है वो सोडियम से रिएक्ट करके रिएक्ट करता है, NaOH से नहीं करता है इथेनॉल। बट जब भी फिनॉल होगा तो फिनॉल NaOH से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको एक थ्योरी मैंने बताई है कि स्ट्रॉन्ग एसिड से ही रिएक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्ट करता है। अच्छा, अब एसिडिटी है तो सपोज दैट हम बात फिनॉल की ही कर रहे हैं। अब फिनॉल में क्या होगा आपका, सपोज दैट ये है फिनॉल, कौन सा ग्रुप, सपोज दैट यहाँ NO2 लगा हुआ है तो यहाँ इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज़ करेगा। सपोज दैट यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, रिंग में CH3 लगा हुआ है, तो ये इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज़ करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, जब यहाँ फिनॉल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट्स लगा होता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। NO2 होता है, Cl होता है, Cn होता है, ओके, COOH होता है आपका, और क्या होता है आपका CHO। अगर ये लगे हुए हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप NO2 Cl Cn CHO COH ऑन एरोमेटिक रिंग इज एसिड स्ट्रेंथिंग, ये इनकी एसिडिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इट इनेबल टू रिंग टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स
from the phenoxyoxygen. This stabilize the phenoxide ion. Still further, the result in a strong acid. For example, para-nitrophenol is more acidic than phenol. यहाँ पे ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हैं. अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन है और ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, हाइड्रोजन से है. अच्छा, मोर ईजिली अगर हाइड्रोजन दे देता है तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छा एसिड है. और यहाँ पे हम ऐसा ग्रुप लगा दें जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को रिड्यूस कर दे, तो NO2 क्या करेगा, बेंजीन तो रिड्यूस कर ही रहा है, साथ में NO2 भी रिड्यूस करेगा. मीन्स इसकी जो पावर है वो खींच कौन ले रहा है, NO2 ले रहा है. तो ये ईजिली H+ डोनेट कर देगा. और इसकी जगह पे कोई भी ग्रुप अगर ऐसे ही लगा हुआ है, CN है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को रिड्यूस कर दे रहा है, तो H ईजिली चला जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट में CHO है. CHO भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को O की रिड्यूस कर दे रहा है, तो H ईजिली निकल सकता है, इसीलिए वो क्या होगा, अच्छा एसिड हो जाएगा. अच्छा, एक रीज़न और इसमें होता है, एक्चुअली NO2 ग्रुप जो लगा होता है वो NO2 ग्रुप में N डबल बॉन्ड O ये एक एक्स्ट्रा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है. जैसे ये बॉन्ड यहाँ आया और ये बॉन्ड फिर यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो यहाँ एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देगा भाई, N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया. पहले डबल बॉन्ड कहाँ लगा था, ऊपर, अभी डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, नीचे लगा है. भाई किसी से भी लग सकता है, तो ये एक दूसरे के रिजोनेटिंग. अच्छा, एक एक्स्ट्रा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया, और एक एक्स्ट्रा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देने का रीज़न क्या हुआ कि वो फिनॉक्साइड आयन को और ज़्यादा स्टेबल कर रहा है. अब स्टेबल कर रहा है, इसका मतलब कि अच्छा एसिड होगा. मीन्स जो भी ग्रुप जितना स्टेबल करेगा वो उतना ही अच्छा आपका एसिड होगा, और वो एसिड को स्ट्रेंथ करेगा, एसिड को क्या करेगा, बढ़ाएगा. अच्छा, दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट्स अगर लग रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स अगर लग रहे हैं, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग मीन्स, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कह सकते हैं. इलेक्ट्रॉन दिस वन इज इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट. अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाला, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेंगे वो ग्रुप्स अगर लग रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हैं. पहले तो ये समझ लीजिए, जो भी CH3 है, OCH3 है, ओके, या फिर क्या है आपका NH2 है, जो -I इफेक्ट दिखाते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. तो हमारा फिनॉल तो ऑलरेडी है OH, अब फिनॉल के साथ अगर लगा हुआ है CH3, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, सिस्टम को देगा इलेक्ट्रॉन दिया तो O और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा. अब O ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, इसका मतलब वो H को जल्दी छोड़ेगा ही नहीं. अब H को जब रिलीज़ नहीं करेगा तो एसिड कैसा, भाई H दे रहा है तभी वो क्या होता है, स्टेबल होता है, तभी वो क्या H एसिड होता है. तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, -I इफेक्ट क्रिएट करते हैं, वो एसिड को क्या करेंगे, और भी ज़्यादा वीकनिंग करेंगे. इलेक्ट्रॉन विड्राइंग स्ट्रेंथिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वीकनिंग, ये क्या करेंगे, वीक करेंगे. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रो सिस्टम को ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है. जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है वो क्या हो जा रहा है, वो डिस्टेबलाइज हो जा रहा है. हियर इट इज, दिस डिस्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन एंड रिजल्ट द वीकर एसिड. एक कंपैरिजन पूछा जाता है बहुत तगड़ा आपका, कि क्वेश्चन दे देगा आपका कि पैरानाइट्रोफिनॉल है, पैराक्लोरोफिनॉल है, फिनॉल है, मिथॉक्सीफिनॉल है और क्रिजोल है. इसमें आप कंपेयर करिए, या फिर ये बताइए कि एसिड का एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा. तो पैराफिनॉल है, सबसे पहले तो यही पहचानना है हमको कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है. मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 7.2 होगी. ओके, जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, pKa वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि एसिड वीक, जो कंपाउंड है वो क्या हो जा रहा है कि एसिडिटी उसकी वीक होती जा रही है.
तो जब भी हम देखेंगे तो पैरानाइट्रोफिनॉल अच्छा एसिड होगा, यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या होगा इससे कम, देन फिनॉल, फिनॉल के बाद अब ये मिथॉक्सीफिनॉल है, पैरामिथॉक्सीफिनॉल है, तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है OCH3, तो ये क्या उससे कम होगा, और CH3 तो बहुत ज़्यादा रिलीजिंग ग्रुप है, ज़्यादा रिलीज़ करेगा मीन्स। अच्छा NO2 और Cl के बारे में जो करेंगे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, मतलब +1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है NO2 अपनी वजह से, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा देन दिस वन, देन फिनॉल। उसके बाद से मीन्स अगर हम कैटेगराइज करें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, खींचने वाले हैं, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो ये हम ऑर्डर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये ऑर्डर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेश्चन और queries, message me on Google Classroom. Thank you for watching.